सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर। यार सर यार सुन। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने रिलेशन फंक्शन की लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका क्विक रिकैप बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने लास्ट क्लास में ये देखा कि इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड अभी सारे क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा हम लोग ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। ठीक है, तो हम लोग ने अपनी बुक में, अगर आप लोग ने बुक खरीद ली हो, ठीक है, ये आपकी ये वाली है मैथ की बुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये। इसकी 2 बुक रहेगी आपकी। तो इसमें देखिए रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आप लोग को अगर याद हो तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 तक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिया था और बताया था कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में रिलेशन दिया गया है कॉन्ग्रुएंसी का। तो दिया गया कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इस बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे तो इसी बहाने आप लोग को एक बार आइडिया लग जाता। तो एग्जाम्पल नंबर 3, लेट एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 3 पे आपकी बुक में, जिसके पास बुक है वो खोल लीजिए और जिसके पास बुक नहीं है वो डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड करके रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, let L be the set of all let L be the set of all lines, ठीक है, which are perpendicular। ठीक है, let L, आप एक सेट ले लिए सेट ऑफ ऑल लाइंस का। ठीक है, अब एक रिलेशन लेट R be the relation defined as defined as L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2 where L1 and L2 belongs to L। ये आप लोग ने एक रिलेशन डिफाइन किया, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए L is the set of all lines, आपने सभी लाइंस का कलेक्शन ले लिया, जैसे पहले सभी ट्रायंगल्स का कलेक्शन लिया, सभी लाइंस का कलेक्शन है। इसके बाद आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, लेट आर द रिलेशन डिफाइंड है। कैसे डिफाइन किया, सभी को L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर R जो है रिलेशन, R जो है रिलेशन फ्रॉम L to L। तो इसके ऑर्डर पेयर हो गए एलिमेंट, आपको अगर क्लास 11 में याद हो तो 11 L1 L2 L1 और L2 ऑर्डर पेयर होंगे। L1 L2 पेयर कैसे हैं, L1 जो है परपेंडिकुलर होगा L2 के। ठीक है, वेयर L1 L2 कहां बिलोंग करेंगे, इसी सेट से बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स, बस वही चीज है। तो हमें ये बताना है क्या क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, इज दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये बात साबित करनी है। ठीक है, तो हम एक एक करके करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव, एक बात बताइए, क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है, नहीं। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिंस या फिर a line can never be perpendicular to itself, so our relation, so there
So for any line, say L1 is such that L1 not belongs to R. ठीक है, तो ये so our relation is not reflexive. समझ गए? आसान है कि कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल हो ही नहीं सकती, तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहीं पे नहीं हुआ। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों होना जरूरी है, लेकिन एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें सेकंड लेट L1 L2 belongs to L such that L1 is perpendicular to L2। देखिए ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L1 L2 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद ये बात ध्यान रखिए, अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, दिस implies that L1 L2 belongs to R, ठीक है। Since if L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1, ठीक है ना। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पर परपेंडिकुलर होगा, देखिए L1 L2 पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। इसी तरह L2 L1 पर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए वो भी 90 डिग्री बना रहा है, तो L2 L1 भी बिलोंग करेगा, which implies that L2 L1 also belongs to R, है ना। तो देखिए AB belongs to R, then BA also belongs to R for every which is true for every L1 L2 belongs to L, ठीक है। तो ये चीज हो गया for every L1 and L2, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लगेगा ऑर्डर ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव, ये बात तो कंफर्म हो ही चुकी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं एक बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या आप लोगों ने पढ़ा था, कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर में पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है लिखने। आप लोग इस चैप्टर को लगाएंगे तब लिख के ज्यादा ट्राई करिएगा, तभी आप लिखना सीख पाएंगे, इसको भले समझ में भी आ जाए। अब देखिए थर्ड, हम लोग इसमें ट्रांजिटिविटी का टेस्ट करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर कोई लाइन है, अब एक बात बताइए, एक लाइन आप खुद सोचिए, कोई एक लाइन है, ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये है लाइन L1, ये है L2, ये है L3। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर लग रहा है? नहीं, ये दोनों तो पैरेलल नजर आ रहे हैं, ये और ये पैरेलल नजर आ रहे हैं ना। तो यही चीज है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा, बस सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखिए let L1 L2 L3 belongs to L such that L1 L2 belongs to R and
L2 L3 belongs to R। इसका मतलब क्या है? L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, which implies that अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर होगा, L1 L2 पर परपेंडिकुलर होगा और L2 L3 पर परपेंडिकुलर होगा, तो L1 L3 पर पैरेलल हो जाएगा, which implies that L1 is parallel to L3, not perpendicular। मैं परपेंडिकुलर का सिंबल बना रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं वर्ड्स में। L1 is parallel to L3, not perpendicular, which implies that L1 L3 not belongs to R। L1 L3 R में belong नहीं करेगा। So our relation is not transitive। ये ठीक है ना, यही चीज है। तो हमारा रिलेशन ये जो है ये ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, ये था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, वो आप लोग खुद पढ़िएगा। एग्जांपल नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए कि ये दिया है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट Z। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट Z। अगर आपको ये Z याद हो तो ये Z ऑफ मीनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिएगा, अब देखिए ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इस सेट ऑफ इंटीजर्स में इस बात को समझिए कि ये जो रिलेशन R है सेट ऑफ इंटीजर्स किस तरह से डिफाइंड है, फ्रॉम Z टू Z। यानी कि R में आने वाले जो भी ऑर्डर पेयर होंगे A B, ये वाला A इधर से बिलोंग करेगा और ये वाला B इधर से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए, हमें ये दिखाना है रिलेशन R किस तरह से डिफाइंड है। रिलेशन R ऑन Z डिफाइंड एज R is equal to such an ordered pair AB such that 2 divides A minus 2। अगर आपको याद हो, मतलब आप लोग खुद सोचिए कि किसी भी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन होगा या ऑड होगा? ऑफ कोर्स इवन होगा। तो वही चीज है, हम लोग इसी आइडिया का यूज करेंगे। हमें ये बताना है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। to show it is a equivalent relation। ये दिखाना है। अब आइए, तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाने के लिए इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे एंड ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ठीक है ना, पहले देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या कोई नंबर अपने आप से सब्ट्रैक्ट हो जाए होने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि अपने आप से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और 0 ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो 2 जब 0 को डिवाइड करेगा 0 ही आंसर आ जाएगा, मतलब डिवाइड तो करता है। ठीक है ना,
फिर रिफ्लेक्सिव में ये देखिए कि रिफ्लेक्सिव सिंस ऐसे कर लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट, यहाँ आर में सेट होगा, ये वाला सेट, let A be any element, let A belong to Z be any element, then clearly A minus A equal to 0 is divisible by 2, which implies that A belongs to R. ठीक है ना, ये आर रिलेशन वाला है जो हम रियल नंबर के लिए लिखते हैं उसमें लाइन लगा देते हैं, ध्यान रखना ये ए बिलोंग्स टू आर, सो आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको लग रहा होगा अगर ये टॉपिक क्या काम का है ना, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूजेज हम लोग जब भी अपना डे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है हम लोग उसमें ये देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं उस रिलेशन के अंदर, और फिर ये देखते हैं कि उसका ऑर्डर बदलने से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मतलब ऑर्डर बदलने से उसका आंसर उसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अभी हम लोग इस चीज को जैसे z की जगह यहाँ z दिया है, लेकिन अगर r दिया होता तो उसमें चीजें चेंज हो जाती, आगे के एग्जांपल आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। सिमेट्रिक, let A B belongs to R, where A comma B belongs to Z, ठीक है ना। A और B Z में बिलोंग करते हैं और A भी बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स A माइनस B। अगर दो जो है A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, आप इस तरह समझिए, अगर 2 जो है 4 माइनस 2 को डिवाइड करेगा या 2 जो है 8 माइनस 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 6 माइनस 8 को भी डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 जो है 8 माइनस 6 यानी कि 2 को डिवाइड करेगा, 2 जब इस 2 को डिवाइड करेगा कितने टाइम 1 टाइम, लेकिन 2 जब 6 माइनस 8 को डिवाइड करेगा तो माइनस कितने टाइम -1, ठीक है। यहाँ 1 टाइम तो -1। एक बात बताइए ये -1 z में आता है कि नहीं? अगर आता है ना तो ही ये आंसर सही है। मान लीजिए आप 2 से -2 को डिवाइड करते हैं -1 टाइम, सही है, लेकिन यहाँ पर z की जगह n दिया होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना। यही बात है, यहाँ पर n नहीं z दिया है, इसलिए ये चीज सही है, ठीक है ना। 2 डिवाइड्स a माइनस b which implies 2 also divides b minus a, 2 जो है b minus a से डिवाइड करेगा, 2 also divides b minus a, which implies इससे क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि अगर a भी बिलोंग कर रहा है R में तो b भी बिलोंग करेगा R में, hence the relation is symmetric, so our relation is symmetric, which is true for every, let a belongs to R where a belongs to R, for every a b belongs to Z, for every a b belongs to Z, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है हमारा, ये चीज प्रूफ हो गया, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, where A, B and C belong to Z. Then इससे क्या पता चलता है, 2 divides A minus B and 2 also divides B minus C. 2 also divides B minus C. A minus B को डिवाइड कर रहा है, B minus C को डिवाइड कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर ये A minus B कोई नंबर किसी दो अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स इवन नंबर होगा, और 2 भी B minus C को डिवाइड कर रहा है तो वो भी इवन नंबर होगा। अगर ये दोनों के दोनों इवन नंबर हैं तो सम ऑफ इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर, ठीक है ना। सो A minus B and B minus C are even number. A minus B and B minus C are even number. So their sum is also even number। इन दोनों का सम भी इवन नंबर आएगा। तो चलिए सम कर देते हैं, A minus B प्लस B minus C इक्वल टू क्या आएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा A minus C, जो कि क्या हो गए इवन नंबर, ठीक है ना। ये हो गया A minus C क्या आ गया, इवन नंबर, और एक हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। सिंस या फिर सो A minus C is also divisible by 2. So A minus C is also divisible by 2, which implies that इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि AC also belongs to R। ये आ गया हमारा रिजल्ट। अगर AB बिलोंग करता है R में, BC बिलोंग करता है R में, तो AC भी R पे बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। So our relation is transitive also, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा, और अगर वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। सो रिलेशन गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये तो इसका प्रूफ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अब आता है एक नया टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। इसी टॉपिक से चालू है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपकी बुक में भी यहीं पे दिया है, ठीक है। देखिए ये तो याद रखिएगा कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस क्लास, ये ध्यान दीजिए कि इस सेट में आने वाला, इस सेट के एलिमेंट, चलिए इस सेट को बना के देखते हैं। ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा।
इस तरह चलता जाएगा, यानी कि 0 से सभी एलिमेंट रिलेटेड होंगे, 1 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे ऑफ कोर्स, 3 से, और यहाँ 2 0 भी आएगा, ठीक है ना। 2 0 0 2 ये रहा 3, इस तरह ये बहुत बड़ा सेट है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसमें गौर करिएगा, अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये ध्यान दीजिए। क्या z का जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका सभी इवन नंबर 0 से रिलेटेड है। देखिए 2 रिलेटेड है, -2 भी है, 4 भी है, -4 भी है, 6 भी होगा, -6 भी होगा, इस तरह सारे के सारे हैं। इसी तरह ऑड देखिए, सभी ऑड नंबर 3 -3, 5 -5, 0 0 3 2 0, ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सभी ऑड नंबर्स 1 से रिलेटेड हैं और सभी इवन नंबर्स 0 से रिलेटेड हैं। आप ये भी कह सकते हो, आप करेक्ट कह भी सकते हो कि सर यहाँ पर तो सारे के सारे इवन नंबर 2 से भी रिलेटेड हैं। सही है, ये बात गलत नहीं है, पर अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, अभी उस पर आएंगे। तो ये एक सेट का मैंने स्केच बनाया है, मतलब आइडिया क्या है हम लोग का सेट। अब देखिए, तो ये हमारा सेट है, ध्यान दीजिएगा, every even integer is related to z. Every integer is related to 0, ठीक है। हर इवन इंटीजर रिलेटेड है 0 एंड every odd integer is related to 1, ठीक है। हर ऑड इंटीजर किससे रिलेटेड होगा 1 से, यानी कि हर इंटीजर 0 से रिलेटेड होगा, हर इवन इंटीजर 0 से रिलेटेड होगा एंड हर ऑड इंटीजर 1 से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब समझिएगा, जब इंटीजर जस्ट अ सेकंड, हर इंटीजर जब 0 से रिलेटेड होगा, हर ऑड इंटीजर 1 से रिलेटेड होगा, यानी कि हम दो ऐसे, क्या गौर कीजिए, क्या कोई भी इवन इंटीजर, क्या कोई भी इवन इंटीजर 0 से 1 से रिलेटेड होगा, यानी कि जैसे ले लीजिए 4, क्या 4 और 1 आपस में यहाँ रिलेटेड है? 4 और 1 रखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 - 3, 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि इसी तरह कोई भी इवन इंटीजर किसी और से रिलेटेड नहीं होगा और कोई भी ऑड इवन से रिलेटेड नहीं होगा। यानी कि हम कोई दो ऐसे सेट बना सकते हैं कि इस सेट z को दो ऐसे पार्ट में बांट सकते हैं जिसमें सभी के सभी इवन आपस में भी रिलेटेड होंगे, 0 से भी रिलेटेड होंगे, और इसकी दूसरी तरफ ऑड इंटीजर्स जिसमें सारे के सारे ऑड इंटीजर्स रखे होंगे, सभी आपस में भी रिलेटेड होंगे और 1 से भी रिलेटेड होंगे। और इस सेट में ऑड वाले का कोई भी एलिमेंट इवन से रिलेटेड नहीं होगा, ना ही इवन का कोई ऑड से, ठीक है। यानी कि जब कोई सेट, तो हमारा देखिए दो सेट बैठा है, so we have two sets। कौन सा पहला सेट है? पहला सेट ये 0 2 +-2 है, +-4 +-6 सभी इवन इंटीजर, एंड अगला सेट कौन सा है? ऑड वाला, 1 +-3 +-5 +-7, ओके। ये सारे के सारे, ये सारे इवन इंटीजर्स, ये सारे ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हम इस सेट को, सो वी हैव टू सेट्स, इस सेट का नाम सेट ई दे दीजिए, इस सेट का नाम सेट ओ दे दीजिए। तो ध्यान रखिए, ये सेट ई और सेट ओ में सारे के सारे एलिमेंट्स में खास क्या है, अब इसको नोटिस करेंगे, ठीक है।
करने वाली ये है कि इसमें ऑल द एलिमेंट्स, हर एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of E and O are related to each other. Each other within a set. उस सेट में, ठीक है ना? ई का कोई भी एलिमेंट उसी सेट में किसी ना किसी से रिलेटेड है, लेकिन ई का कोई भी एलिमेंट ओ से रिलेटेड नहीं है। सेकंड चीज यही हम लोग नोटिस की, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू ओ, ठीक है ना? एंड थर्ड चीज हम लोग ने ये नोटिस की कि ये दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। एक मिनट, ये दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट भी हैं और इनका यूनियन वापस Z को बनाता है। सेट E and O are disjoint and E union O is equal to Z। देखिए एक एक करके बता रहा हूं, all elements of E and O are related to each other। E के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक से उसी सेट के अंदर किसी ना किसी से रिलेटेड है। O के अंदर भी और जो भी ऑड नंबर है इसमें भी आने वाला हर एक एलिमेंट अपने आप में किसी एक ना किसी एक से रिलेटेड, जैसे 5 है वो 5 जो है 1 से रिलेटेड है, ये 5 3 से भी रिलेटेड है, ये 5 -3 से भी रिलेटेड है, ये 5 -1 से भी रिलेटेड है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें आता है कि हाँ ये नो एलिमेंट ऑफ E and O are related to O, each no element of E are related to O vice versa, हाँ E का कोई भी एलिमेंट O से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना? सेट E में आ रहा कोई भी एलिमेंट O से रिलेटेड नहीं है। क्या आप खुद ही देखिए, क्या 4 5 से रिलेटेड है? 4 - 5 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक है? इस तरह, और O का E से भी नहीं है। इसी तरह लास्ट है सेट E and O are disjoint, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। क्या कोई भी एलिमेंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है? नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। इसी तरह क्या ये इन दोनों का यूनियन करेंगे वापस Z बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, ठीक है ना? इन सारे ऑड नंबर को मिला दीजिए, सारे इवन नंबर को मिला दीजिए, सेट ऑफ इंटीजर रेडी हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ये तीन चीज हम लोग नोटिस की। तो क्या ऐसा हर जगह होता है? ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमारा इक्विवेलेंस, ये R जब क्या था? इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो हम लोग का जो सेट है, हम लोग का जो सेट Z है वो दो पार्ट में बट गया। जब भी हमारा कोई रिलेशन R इक्विवेलेंस हो जाता है तो हमारा जिस सेट पर वो डिफाइंड होता है उस सेट को वो ऐसे बांट देता है छोटे छोटे पार्ट्स में जो आपस में ये तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो यही चीज लास्ट में लिखा है, ठीक है ना? अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन को, इस सेट इवन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, इसको कर दो। सेट E में हर एक एलिमेंट 0 से रिलेटेड है ना, तो हम लोग सेट E को ऐसे लिख देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। हर कोई एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड है, ठीक है ना? ये किसके बराबर होगा? 2r के। और O को क्या लिख देते हैं? ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, ठीक है? तो ये सारा ये दो क्लास में डिवाइड हो गया। अब ये 2r, ये तो 0 है, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। r की वैल्यू डालेंगे तो r की वैल्यू डालेंगे तो 4 2 ये 5 एंड
7 ठीक है ना। तो ये सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी, ये 5 का मतलब एक 1 ही है और 7 का मतलब यहाँ पर 1, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस सेट है, ये सेट को डिनोट करते हैं यहाँ पर, ये सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे सेट एक जैसे हैं, ठीक है। तो यही था, इसी को बोलेंगे, इन्हीं दोनों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन दोनों को, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन्हीं दोनों को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग को ये कंक्लूजन पता चला, तो यही था इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, ये जो हमारा ई और ओ बन के आया था, ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास था सेट जेड का। सेट जेड के इक्विवेलेंस क्लास नाम थे ई और ओ, ई और ओ ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस क्लास हैं सेट जेड के लिए, ठीक है ना। इसी तरह कल हम लोग आर्बिट्रेरी किसी भी सेट, कोई भी सेट ए दिया रहे, कोई भी सेट ए दिया रहे, अगर उसके लिए कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो वो सेट ए पूरा का पूरा छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा, इनको बोलेंगे पार्टीशंस ऑफ ए या फिर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, इसी इक्विवेलेंस क्लासेस को पार्टीशन में बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।